बिना भारतवर्ष के महाराष्ट्र नहीं है और बिना महाराष्ट्र के भारतवर्ष नहीं है। महाराष्ट्र की विधानसभा के जो निर्णय रहेंगे उसका पूरी देश की राजनीति पर, देश की स्थिति पर भी परिणाम होगा। यहाँ तक कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तरफ दुनिया का ध्यान है। मैं जो मेरे मन में एक लाइन थी बताया करता था कि विकसित भारत के लिए विकसित महाराष्ट्र। मुझे अक्सर ये कहते हुए हमेशा खुशी होती है कि महाराष्ट्र का आम व्यक्ति भी कुल मिलाके और बेसिकली राष्ट्र की सोचता है। महाराष्ट्र और पूरे भारत को विकास के पथ पर गतिशील बनाना है। मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र की जनता ने ये कहा है और इसका सम्मान रखते हुए सभी राजनेता, सभी दल, सभी पक्ष अब जो सरकार बनेगी वो आगे आने वाले समय में अपना काम करेंगे, यही मेरी प्रार्थना है। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्ते और सभी के लिए सबका कल्याण हो, ये मुख्य प्रार्थना है। महाराष्ट्र के मतदाता ने अपना मत बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकट किया है और कहीं किसी तरह की शंका, आशंका, कुशंका, चिंता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में मतदाता ने स्पष्ट रूप से युति माने भाजपा, शिवसेना और एनसीपी का अजित पवार गुट, इनके पक्ष में स्पष्ट रूप से अपना अभिप्राय प्रकट किया है। ये महाराष्ट्र के लिए भी बहुत अच्छी बात है और उससे भी बढ़कर है कि पूरे देश के लिए अच्छी बात है, भारतवर्ष के लिए अच्छी बात है। भारतवर्ष में महाराष्ट्र का एक अपना स्थान है, उसका हमेशा वर्णन करते हुए मुझे खुशी होती है कि वो स्थान क्या है। तो मेरा एक वाक्य है कि बिना भारतवर्ष के महाराष्ट्र नहीं है और बिना महाराष्ट्र के भारतवर्ष नहीं है। ऐसा दोनों का अद्वैत है, एक रूपता है। महाराष्ट्र का काम ही बनता है पूरे भारतवर्ष के लिए लड़ना, जीवन के सारे क्षेत्रों में पूरे भारतवर्ष के लिए लड़ना। यह महज एक यूं ही या भावनिक वाक्य नहीं है, यह ऐतिहासिक दृष्टि से भी भूमिका है जो कि वर्तमान समय में भी चल रही है और वो विधानसभा चुनाव तक आ पहुंचती है। महाराष्ट्र की विधानसभा के जो निर्णय रहेंगे उसका पूरी देश की राजनीति पर, देश की स्थिति पर भी परिणाम होगा। यहाँ तक कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तरफ दुनिया का ध्यान है और आज और अभी तक महाराष्ट्र के मतदाता ने ये स्पष्ट कर दिया है
कि युति के पक्ष में अपनी राय प्रकट की। हर अर्थ में ये अच्छी बात है। अच्छी बात है कि अब महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार मिलेगी, वो जरूरी है। हर किस्म की अस्थिरता विकास में बाधा डालती है और दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 5 सालों से यहां महाराष्ट्र में जो चल रहा था राजनीतिक स्तर पर, कोई अच्छी बात नहीं थी, दुखद बात थी। और अभी भी ये चर्चाएं जारी थी कि कांटों का टक्कर होगा, पता नहीं कौन सरकार बनाएगा, पता नहीं जो बनाएगा कितनी सीटें आ जाएंगी, या इस तरह की कांटे की टक्कर होगी कि जो भी अगर 10-20 या तो अपक्ष हो या दूसरी छोटी पार्टियों को भी एक तरह से वेटो मिलेगा। और फिर राजनीति में जिस किस्म का बार्गेनिंग चलता रहता है, इन सारी शक्यताओं के बारे में चर्चा हो रही थी। यहां तक चर्चा हो रही थी कि संविधान के अनुसार महाराष्ट्र की नई विधानसभा का गठन 26 नवंबर से पहले होना जरूरी है। हमारे देश का वही संविधान दिवस है। और चर्चा ये चल रही थी कि अस्थिरता को देखते हुए, दलगत जो खींचातानी चलेगी उसको देखते हुए, और कि सीएम किसका होगा वगैरह वगैरह, तो 26 नवंबर तक सरकार बन नहीं पाएगी, इसलिए विधानसभा अस्तित्व में आ नहीं पाएगी कि तो क्या महाराष्ट्र पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। इस सारी तरह की चर्चाएं जारी थी। महाराष्ट्र के मतदाता ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए इन सारी शक्यताओं को नकार दिया है। महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार रहेगी, 26 नवंबर को विधानसभा बनेगी। युति ने तो इसकी भी घोषणा कर दी कि 25 नवंबर को पहले मुख्यमंत्री का शपथ विधि भी होगा। ये सिग्नल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब युति के अंदर किसी तरह की कोई राजनीतिक खींचातानी जारी नहीं है। यह महाराष्ट्र के लिए अच्छा है, पूरे देश के लिए भी अच्छा है। इन चुनावों के दरमियान महाराष्ट्र के मतदाता को मैं, जो मेरे मन में एक लाइन थी, बताया करता था कि विकसित भारत के लिए विकसित महाराष्ट्र की भूमिका क्या है महाराष्ट्र की? भारत के विकास को बढ़ावा देना, और मात्र भारत के विकास का एक डिब्बा नहीं बनना है। महाराष्ट्र का काम है भारत के विकास का इंजन बने वो। तो महाराष्ट्र, भारत के विकास के लिए महाराष्ट्र, मुझे लगता है ये पक्ष भारतवर्ष का अब मजबूत हो गया। जो सारी चर्चाएं चल रही थी कांटे की टक्कर की बात, और अब जो निकल के सामने आया है, तो अक्सर मुझे कुछ ही दिनों पहले जो अमेरिका में यूएस राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव हुए वो याद आते हैं। तब भी यह कहा जा रहा था 6 नवंबर से पहले कि या तो कांटे का टक्कर होगा या कमला हैरिस चुन के आएंगी, ओपिनियन पोल्स फला कह रहे हैं। फिर कि जो ब्लू स्टेट्स हैं माने डेमोक्रेटिक, और जो रेड स्टेट्स हैं माने रिपब्लिकन, अपनी अपनी जगह पर उनको देखते हुए कहा जा रहा था कि 7 अमेरिका के राज्य ऐसे हैं जो स्विंग स्टेट्स कहे जाते हैं, वहां तय होगा। पर जब चुनाव हुए और मतों की गिनती हुई तो ये दिखाई दिया कि राजनीतिक दृष्टि से तो डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को चारों खाने जीत किया है। क्रिकेट की मैच में भी जो परिभाषा रहती है कि जीतने वाली टीम ने, दैट इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गेम,
तो वहाँ अमेरिका, और मुझे अभी महाराष्ट्र की तरफ देखते हुए भी यही लग रहा है कि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को चारों खाने चीत किया, बीट कमला हैरिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गेम। अमेरिका के चुनाव में जो व्हाइट गोरों का मतदान है ज्यादा ट्रंप को हुआ, उसमें भी व्हाइट वीमेन, उनका भी मतदान ट्रंप को ज्यादा हुआ। जो ब्लैक वोट होता है उसमें भी ब्लैक मेल, इनका स्विंग हुआ ट्रंप की ओर। और जो सातों स्विंग स्टेट से सातों में ट्रंप की जीत हुई। इस अर्थ से मैं कह रहा हूं कि अभी महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है। सब चर्चाएं कांटों का टक्कर वगैरह वगैरह, महाराष्ट्र के मतदाता ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया अपना झुकाव युति की तरफ। महाराष्ट्र के जो भी हिस्से माने जाते हैं कि यहां दलगत जो लड़ाई होगी, क्या होगा वहां पे, पश्चिम महाराष्ट्र में समझा जाता था कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी प्रबल है, वहां भी युति को भारी बहुमत मिला है। कोंकण और ठाणे वगैरह जो हिस्सा है, कुल मिला के वहां बीजेपी शिवसेना, और जिस वोट को हिंदू या हिंदुत्व वोट कहते हैं, वो तो अब सशक्त है वहां पे, तो वहां तो भारी बहुमत तो मिला भी है। फिर लोकसभा में विदर्भ में महायुति को हार का सामना करना पड़ा था, मराठवाड़ा में भी बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। तो अभी ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अब वहां क्या होगा। वो अटकलें यहां तक लगाई जा रही थी कि जो वहां होगा उस आधार पर तय होगा कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी। तो विदर्भ में भी और मराठवाड़ा में भी महायुति की को भारी बहुमत मिला है, बहुत बड़ी जीत हुई है, विशेषकर महाराष्ट्र के लिए। और उसमें खासकर मराठवाड़ा के लिए कहा जाता था कि जिसको नाम है मनोज जरांगे फैक्टर, कि महाराष्ट्र में मराठा समाज आरक्षण की मांग कर रहा था। तो ये चर्चा जारी थी कि उसका चुनावों पर क्या परिणाम होगा। कुल मिला के ये समझा जाता था कि मराठा वोट युति के विरुद्ध जाएगा। अब मनोज जरांगे ने एक दिन घोषणा कर दी कि खुद चुनाव में वो किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं लेंगे, न किसी को बताएंगे कि इसको वोट करो। फिर भी यह समझा जाता था कि मनोज जरांगे का आंदोलन, ये मराठा समाज को आरक्षण की मांग, ये विशेषकर आघाड़ी और उसमें भी ये शरद पवार की राजनीति समझी जाती थी। अब अगर निर्णय देखें तो ये जाहिर है कि महाराष्ट्र का जो मराठा समाज भी है, उसने भी युति को भारी भरकम अपना मत दिया है। मैं जो अलग अलग अर्थों से कह रहा हूं कि यह महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए अच्छी बात है कि स्थिर सरकार मिलेगी जो अपनी नीतियों पे चल पाएगी, इसलिए विकास को गति होगी। महाराष्ट्र में पिछले कुछ अरसे से एक बहुत ही गहरे दुख की जो बात है, समाज में एक तरह की खाई निर्माण हुई थी और जातियों में बटा हुआ महाराष्ट्र, अलग अलग जातियां एक दूसरे से लड़वाई जा रही थी और बहुत ही जो संकुचित राजनीति है उसकी तरफ देखते हुए अलग अलग जो गुट होंगे वो सोच रहे थे कि मैं दूसरी किसी जात के बारे में द्वेष की भाषा बोलूं तो जो मेरी जात है मेरे पीछे खड़ी होगी, चुनाव जीतने के लिए मुझे वो काफी है, पर्याप्त है। इसलिए वो दिशा दे रहे थे इस किस्म की कि समाज को जात पात पर तोड़ दो। महाराष्ट्र के मतदाता ने इस राजनीति को भी बिल्कुल परास्त कर दिया है। स्पष्ट रूप से अगर कहना हो तो एक तरफ मराठा नाम की जात और दूसरी तरफ जिनको के एक साथ ओबीसी कहा जाता है, तो इस आरक्षण की बात पे दोनों समाजों में तनाव हुए थे। वो हर गांव की गहराई तक पहुंचे भी थे और बहुत ही दुखद बात थी वो। पर अब महाराष्ट्र के मतदाता ने दिखाया है कि एक दूसरे के प्रति किसी तरह का द्वेष भाव नहीं है और अगर कोई
राजनेता या पार्टी किसी दूसरे जात के बारे में इस तरह का द्वेषभाव निर्माण करके अगर अपनी दुकान चलाने की सोच ले तो उसको तो महाराष्ट्र के मतदाता ने बिल्कुल हरा दिया है। यह सामाजिक एकता की दृष्टि से अच्छी बात है और ये बटेंगे तो कटेंगे ये मैसेज भी जैसे मतदाता तक पहुंच गया है, उसका ये परिणाम हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी स्पष्ट है कि महिलाओं ने भी मुख्य रूप से युति के पक्ष में अपना वोट डाला है। वो तो रिपोर्ट पहले से आ रहे थे कि ये जो लाड़की बहन योजना एकदम जमीन तक जा पहुंची है, उसका परिणाम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के शिवराज मामा ने महाराष्ट्र को भी फिर एक बार बचा लिया। उन्होंने इस कार्यक्रम पर मध्य प्रदेश के चुनाव का पूरा रंग पलट दिया था, पूरा खेल पलट दिया था। तो ये भी महाराष्ट्र में हुआ और महिलाओं का पक्ष भी जाते हुए दिखाई दिया। मुझे अक्सर ये कहते हुए हमेशा खुशी होती है कि महाराष्ट्र का आम व्यक्ति भी कुल मिला के और बेसिकली राष्ट्र की सोचता है। उसका जो राजनीतिक बर्ताव है वो भी संकुचित रूप से नहीं रहता है। इसको मैंने नाम दिया है कि ये तो महाराष्ट्र के संतों की देन है कि जिन्होंने पूरा भारतवर्ष और भारतीय संस्कृति के बारे में सोचना और काम करना सिखाया मराठी मानुस को। और ये सबसे बड़ी विरासत है शिवाजी महाराज की कि महाराष्ट्र को सोचना है, महाराष्ट्र को काम करना है पूरे देश के प्रति। तो हरियाणा के साथ साथ अब महाराष्ट्र के वोटर ने भी पूरे राष्ट्र की सोचते हुए दिखा दिया कि हमारा वोट भारतवर्ष, उसकी एकता, उसका विकास और उस विकास में भी महाराष्ट्र ने अहम भूमिका निभाना है। अब यह कहना कुछ गलत नहीं होगा कि शायद शरद पवार जी की राजनीति का यह आखिरी पड़ाव था। महाराष्ट्र के सामने जो राजनीतिक अगर कुछ मुद्दे थे तो समझ लीजिए कि कुल 75 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने खड़ी थी। अब यह देखा गया कि बीजेपी ने कांग्रेस को चारों खाने चीत किया। दूसरा मुद्दा था किसकी एनसीपी सच्ची है। अजीत पवार जो अपने चाचा से अलग हो गए और लोकसभा ने देखा कि शरद पवार जी की एनसीपी को ज्यादा सीटें मिली और अजीत पवार को मात्र एक, वो भी रायगढ़ जिले में सुनील तटकरे जिनका एक अपना स्थान है। लेकिन अब यह विधानसभा ने पूरा पलट दिया है और अगर महाराष्ट्र के मतदाता की सोचना है, यह भी सच्चाई है चुनाव की राजनीति में भी कि 40 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दोनों राष्ट्रवादी एक दूसरे के सामने खड़े थे और महाराष्ट्र के मतदाता ने अब अपना वोट अजीत पवार के साथ जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है उनको दिया। कुल मिला के शरद पवार जी के राष्ट्रवादी, उनको मिली हुई सीटें और शरद पवार जी की उम्र भी देखनी, उन्होंने तो ये भी घोषणा कर दी थी कि ये मेरे लिए आखिरी चुनाव है। एक तरह से यह है कि कर्टन्स डाउन ऑन शरद पवार पॉलिटिक्स, कर्टन्स डाउन ऑन शरद पवार पॉलिटिक्स। मेरे मन में ये उपमा आ रही है कि अभी 3-4 दिन पहले टेनिस का एक बहुत बड़ा सम्राट, एक खिलाड़ी राफेल नडाल ने रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया और वो मैच वो हारा, आखिरी मैच है डेविस कप की, और जिसके साथ वो हारा वो ऐसे कोई फेडरर की तरह टेनिस का कोई बड़ा खिलाड़ी है ये तो बात नहीं है काम, लेकिन नडाल वो मैच हार गया, उसने टेनिस से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, उसकी आंखों में आंसू थे। तो शरद पवार भी राजनीति के बड़े मंझे हुए खिलाड़ी है और आज तक के जीवन में वो कभी चुनाव हारे नहीं है, 50 साल से ज्यादा हुए।
लेकिन इस विधानसभा के निर्णय का मतलब ये होता है कि ये शरद पवार जी की करारी हार है। अब आगे देखने की बात है कि एनसीपी को क्या होता है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी राजनीति पर अब पर्दा गिर रहा है। कर्टन्स डाउन ऑन शरद पवार पॉलिटिक्स। किसी हद तक यही बात शिवसेना के बारे में भी सच्ची है। वहां मतदाता के सामने मुद्दा था, किसकी शिवसेना सच्ची है, कि जिसको नाम उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना या एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना। तो मतदाता ने तो भारी भरकम बहुमत से बता दिया कि हम एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है उसके साथ हम जा रहे हैं। अब शिवसेना का कुल मिला के आगे, विशेषकर उद्धव ठाकरे गुट, ये देखने वाली बात है। चुनावी राजनीति में एक दूसरे के प्रति इतना कुछ अंतर निर्माण हो गया है कि राजनीतिक संस्कृति को देखते हुए भी मुश्किल तो लग रहा है इनका फिर साथ में आना। लेकिन आखिर राजनीति है, कब कौन किसके साथ जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। पर अभी तो महाराष्ट्र के मतदाता ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि हम एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना के साथ हैं। उससे और एक मुद्दा सामने आता है कि ये जो दल बदलू राजनीति है, इसको मतदाता ने हराना जरूरी है। और कोई एकाध दूसरा अपवाद अगर हो तो उसे छोड़ के महाराष्ट्र के मतदाता ने अब ये दिखा दिया कि जो दल बदलू राजनीति है और हवा किस तरह से बह रही है देखते हुए, हम अपनी टोपी बदलेंगे, हम अपना उपर्ण कहते हैं उसे, एक वस्त्र है। तो राजनीतिक निष्ठा क्या बात है, एक फेंक दो और दूसरा पहन लो। लेकिन अभी अगर हवा फला फला राजनीतिक विचारधारा की ओर से बह रही है तो मैं सब अपनी निष्ठा बदलते हुए उससे शामिल हो जाऊंगा। यह नहीं होना चाहिए। कोई निष्ठा है, कोई विचारधारा है, उस आधार पर जीवन के कोई मूल्य हैं और लोगों ने निर्णय करना है कि इसमें से किन मूल्यों के साथ हमें खड़ा होना है। इसलिए हमारा जनतंत्र वो और ज्यादा सशक्त होने के लिए, हमारा संविधान वो भी ज्यादा सशक्त होकर उसका असली अमल होने के लिए जरूरी है कि मतदाता इस तरह की दल बदलू राजनीति को पूरी तरह से नकार दे। मुझे लगता है कि अभी महाराष्ट्र की विधानसभा में एक दूसरा कोई अपवाद अगर हो तो वो छोड़ के महाराष्ट्र के मतदाता ने दिखा दिया है कि हमें इस तरह की दल बदलू राजनीति जरूरी नहीं, हम मंजूर नहीं है, पसंद नहीं है। अब मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र और देश के लिए जो हुआ अच्छा हुआ है। इसमें से हर पार्टी को अपनी अपनी बात सोच के, चिंतन करके, नई नीतियों के साथ, नए कार्यक्रम के साथ फिर एक बार समाज के सामने अगर आना हो तो वो अपनी अपनी बात कर ले। यही सीख है इस चुनाव की। अब मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र के मतदाता ने तो अपना काम स्पष्ट रूप से कर दिया और युति पर एक विश्वास दिखा दिया और भारी भरकम माने ऐतिहासिक जीत है, हर तरह से ऐतिहासिक जीत है। और उसमें मैं इतना सयानापन देख रहा हूं, विस्डम देख रहा हूं। एक तो सच्चाई है राजनीति की कि यह युति को जो स्पष्ट बहुमत मिला है, और पहले जो चर्चाएं जारी थी कांटे की टक्कर वाली बात, उसमें भी एक चर्चा जारी थी कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को कितने सीट मिलते हैं और बहुमत के लिए चाहिए 145। अगर एकनाथ शिंदे और बीजेपी 145 से नीचे सिमट गए तो अजीत पवार को बहुत बड़ी बार्गेनिंग पावर मिल जाएगी। इन बातों की चर्चा जारी थी कि हो सकता है फिर अजीत पवार कहेंगे कि अब मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो। हालांकि उन्होंने चुनाव के दरमियान ही घोषित कर दिया था कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं। लेकिन एक राजनीतिक वास्तविकता है,
पर अब हुआ यह है कि युति को तो भारी भरकम बहुमत मिला है, ऐतिहासिक जीत मिली है, उसमें खुद बीजेपी को और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना को भारी बहुमत है। इतना बड़ा है कि वो दोनों साथ में 180-90 पार होके जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार बनाने के 145 जरूरी है। तो ये जो वैचारिक निष्ठा का गुट है शिवसेना और बीजेपी हिंदुत्व पर, इधर अजीत पवार कह रहे थे कि नहीं, हम अभी हमारी सेक्युलर राजनीति है उस पर हम चलेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के भले के लिए हम युति के साथ। ठीक है, उनका उनकी राजनीति है। महाराष्ट्र के मतदाता ने बताया कि बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे जी को मिलके स्पष्ट बहुमत है। तो अगर राजनीतिक दृष्टि से देखना हो तो उन्होंने अजीत पवार के हाथों बार्गेनिंग पावर नहीं रखा है, बड़ी जीत दिला दी, ये बता दिया कि आपके चाचा जी से ज्यादा हम अभी आप पर विश्वास करने वाले हैं। लेकिन जो राजनीति में लेन देन की बात है उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। ये भी मतदाता का, जो मैं कहता हूं कलेक्टिव विजडम है, मेरा शब्द उसके लिए है कि मतदाता का जो सामूहिक बर्ताव है उससे निकलकर आने वाला सयानापन है, वो भी सामने आया है। इसलिए मैं मानता हूं कि अब सबसे अहम मुद्दा है कि यह सफलता युति के दिमाग में न घुस जाए। जब इस तरह की सफलता मिलती है तो भला आदमी जानता है कि ऐसा मत समझो कि अब तुम्हारे हाथ आसमान को छू रहे हैं, बल्कि सच्चा नेता और कार्यकर्ता ये अच्छी तरह से जानता है कि जनता ने बहुत बड़ा विश्वास दिखाया है, अब उसके काबिल अपने आप को साबित करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए किसी तरह का कोई अहंकार नहीं, राज्य हो, विकास की गति हो, प्रशासन चलाना हो, और जो भारत के सामने प्रश्न हैं उनके अपनी स्वतंत्र बुद्धि से उत्तर और कार्यक्रम ढूंढ भी लेना है, उन पर अमल भी करना है। और इस तरह से भारत के विकास के लिए महाराष्ट्र, इस तरह की राष्ट्रवादी दृष्टि से अब महाराष्ट्र और पूरे भारत को विकास के पथ पर गतिशील बनाना है। मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र की जनता ने ये कहा है और इसका सम्मान रखते हुए सभी राजनेता, सभी दल, सभी पक्ष, अब जो सरकार बनेगी वो आगे आने वाले समय में अपना काम करेंगे, यही मेरी प्रार्थना है।